बिस्मिल्लाहिर्रहमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आई एम CEO मोहम्मद इरफान सिंधु, GISS कंसल्टेंसी की हमारे साथ ऑनलाइन है और ये इस हवाले से हमें सारा ब्रीफ करेंगे और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनको ये हैंडल करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन एंड आस्क एट द एंड ऑफ सेशन। जी हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैयद हुसनैन रजा साहब, प्लीज कम ऑन द माइक एंड प्लीज ब्रीफ। इट्स नाइस टू बी हियर। First of all, thank you very much. GISS consultancy and Irfan sir bringing me on board. Okay, the first thing first, we are short of time, so I would try to be as quick as possible. सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम क्या है ओवरऑल। यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं और हर कंट्री जो है उसका अपना सिस्टम है। फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी के अंदर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपका प्रोफेसर है। सो आप प्रोफेसर को लिखते हैं, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एन इनफॉर्मल ईमेल लेट्स से, और उस पे हम डिटेल बात कर सकते हैं कि ईमेल किस तरह की होनी चाहिए, उसके कंटेंट्स किस तरह के होने चाहिए। दैट्स अ सेपरेट इशू, बट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज प्रोफेसर। इफ प्रोफेसर एग्रीज टू सुपरवाइज, तो यू कैन देन गो अहेड और ही विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस, और आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे, आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू कैन मूव ऑन। ओके, किसी और कंट्री की बात करें, लेट्स से इटली है, स्पेन है, इधर जो प्रोसेस है PhD एप्लीकेशन का, दैट इज अ बिट डिफरेंट। ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है यूजुअली। जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो वंस इन एन ईयर एक कॉल निकालती हैं। जब मैं कॉल की बात करता हूँ तो इसका मतलब है एडमिशन कॉल, PhD कॉल उसे बोलते हैं। उसमें बड़ा डिटेल से ये बताया जाता है कि किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो एडमिशंस ऑफर हो रहे हैं, और लेट्स से हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो क्या रूल्स हैं एंट्री के, और अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उसके लिए वो क्या होना चाहिए, वो आपको उसमें डिटेल से बताया जाता है उस कॉल के अंदर। वो एक PDF डॉक्यूमेंट होता है जो यूजुअली जो है वो यूनिवर्सिटीज साल में एक मरतबा, अब उसका टाइम कब होता है, कोई खास टाइम नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जनवरी फरवरी से शुरू करती हैं ये प्रोसेस, और ये सारा साल ऑलमोस्ट चलता है अप टू सितंबर अक्टूबर। ओके, अब आपके पास कॉल आ गई, आपको पता चल गया जी ये यूनिवर्सिटी जो है इधर पोजीशंस हैं जिधर अप्लाई किया जा सकता है। तो अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इधर, वो प्रोफेसर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। It's better if you establish a contact with a professor that is working on your domain. वो आपको सपोर्ट कर सकता है somehow आपकी एप्लीकेशन के साथ, एंड ही विल गाइड यू कि भाई आप ठीक है, प्रोसेस है, सेंट्रल है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ओके इफ यू गेट एडमिशन आई विल बी हियर टू सुपरवाइज यू। अब उस पे इट डिपेंड्स कि किस स्टेचर का जो है ना वो आपका प्रोफेसर है, तो वो कोई रोल प्ले कर सकता है। फॉर इंस्टेंस यूजुअली इन कंट्रीज के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा नीदरलैंड है, और कोई नॉर्डिक कंट्रीज हैं, लेट्स से फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, नॉर्वे। इन कंट्रीज के अंदर यूजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड PhDs होती हैं। इधर जो PhDs हैं दे आर नॉट स्टूडेंट्स, इधर PhDs जो हैं वो एक पेड वर्कर की तरह होते हैं, और
देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यूरोपियन प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से वो फंड कर रहे होते हैं पीएचडी को। तो पीएचडी पोजीशन जो होती है इन कंट्रीज के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यूजुअली वो इस तरह की पोजीशन नहीं समझी जाती जिस तरह के बाकी कंट्रीज के अंदर। लेट्स से कोई एक प्रोजेक्ट था, लेट्स से पावर के ऊपर था, ठीक है, तो या कोई मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट की जो उसके अगेंस्ट जो पीएचडी पोजीशंस आती हैं, तो उनके ऊपर आप जो है वो पोजीशंस अनाउंस होती हैं, तो आप उन पोजीशंस के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा इसके बाद यूके है। यूके ऑल्दो के अब यूरोप का पार्ट नहीं है ब्रेक्जिट के बाद, बट यूके के अंदर सिस्टम जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। यूके के अंदर जो सिस्टम है वो इस मोर और लेस जस्ट लाइक जैसे हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर है। यूनिवर्सिटीज हैं यूजुअली, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूके के अंदर, बट उधर पीएचडी एडमिशन लेना इज समथिंग एल्स, और स्टाइपेंड लेना या फंडिंग हासिल करना इज समथिंग एल्स। देयर वुड बी नो इशू, आप सुपरवाइजर को लिखते हैं और सुपरवाइजर वुड बी हैप्पी टू सुपरवाइज यू वेरी इंस्टेंटली विद इन नो टाइम, ही वुड एग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, फंडिंग किधर से आएगी, अपनी स्टडीज को सपोर्ट कैसे करना है, इट्स अप टू यू। समटाइम्स जो है वो लोग, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे होते हैं खुद से अपनी स्टडीज को सपोर्ट, इस तरह से जो है वो आप अपनी स्टडीज को सपोर्ट करेंगे, या फिर आप पार्ट टाइम जो है वो कुछ कर रहे होते हैं और साथ अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सम टाइम पार्शियल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, और यूजुअली पीएचडीज की फीसें नहीं होती, देयर आर नो फीस, सो आप अफोर्ड कर सकते हैं उधर रह के, आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स जो है वो काम करना अलाउड है, तो आप काम कर सकते हैं और अपनी पीएचडी को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यूके के अंदर ही कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे यूरोप के अंदर है, उन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पोजीशंस जो हैं वो पोस्ट होती हैं, उसका एक पूरा बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप कोई पोजीशन विन करते हैं तो दैट्स फाइन, वो दैट वुड बी विद फंडिंग। उसमें एक फर्दर एक टेक्निकलिटी है कि भी इफ यू आर यूरोपियन और एक्स्ट्रा यूरोपियन, तो जो एक्स्ट्रा यूरोपियन लोग होते हैं, अगर जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है वो यूरोपियन के लिए है, तो यूरोपियंस की चूंकि फीसें कम होती हैं, फीस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूके, तो वो फिर उसका जो डिफरेंस है फी का, वो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट से एडजस्ट करना होता है। तो वो द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड यू गेट इज नॉट दैट हायर एज कम्पेयर टू जो आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है उसमें हासिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया इटली और स्पेन की, ये फैसिनेटिंग है इन अ वे। फैसिनेटिंग किस तरह से है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब प्रोसेस जो है वो सीधा सीधा सा सेंट्रल प्रोसेस है, आपने यूनिवर्सिटी के साथ कॉल आनी है, आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, यूनिवर्सिटी ने आपको रेट करना है, एक रैंकिंग लिस्ट बनानी है उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब है अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपको यू डोंट नीड टू राइट अ बल्क ऑफ ईमेल्स टू डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड यू आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाईज एंड ऑल दैट, यू डोंट नीड। सो आप सिंपली कॉल को देख रहे होते हैं और कॉल के बाद जो है वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स। क्यों? इसके लिए जो डॉक्यूमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उनको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेट्स से आप कौन कौन से ऐसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए और किस तरह की प्रोफाइल है दैट दे एक्सपेक्ट कि ये एक अच्छी पीएचडी एप्लीकेंट की प्रोफाइल हो सकती है। सो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाएं, ये एक हेक्टिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है।
जो उसमें से अच्छा, उसका जो प्रोसेस है यूजुअली वो क्या है, वो समझना जरूरी है। आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। वंस यू हैव ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स रेडी, डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, यूजुअली दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट, कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, एक बहुत अच्छी कंप्रीहेंसिव बट ब्रीफ सीवी, रिसर्च प्रपोजल, बड़ा कॉम्पैक्ट, बड़ा कंसाइज किस्म का और कंप्रीहेंसिव सा रिसर्च प्रपोजल, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इफ यू हैव, और इसके अलावा आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं, लेट्स से योर डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स, मास्टर्स, बैचलर्स एंड ऑल दैट। अच्छा, अब प्रोसेस, हाउ डज इट वर्क? यूजुअली देयर आर मार्क्स, लेट्स से कि हम कहते हैं जी 60 मार्क्स जो हैं वो उन्होंने रखे हैं इन सारे कंपोनेंट्स के लिए। सो व्हाट दे वुड यूजुअली डू इज वो हर एक एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेट करेंगे आउट ऑफ, लेट्स से सीवी के अगर मार्क्स हैं उसमें से आउट ऑफ 20, तो वो आउट ऑफ 20 आपको हर एप्लीकेंट को जो है वो एक नंबर असाइन कर देंगे कि जी ये मार्क्स इसने लिए हैं बेस्ड ऑन हिज सीवी। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल है, लेट्स से 10-15 मार्क्स रिसर्च प्रपोजल, 5 to 10 मार्क्स नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इफ यू हैव फॉर एग्जांपल more publications you can get the maximum marks. Again it depends the quality of publications किस किस्म की है। so आप CV इसमें पब्लिकेशंस में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रीडेंशियल्स, जो प्रीवियस आपकी हिस्ट्री है, आपका बैकग्राउंड है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें जो है आपके CGPAs क्या हैं, बैचलर्स के और मास्टर्स के, कुछ आई थिंक सो 10 और 12 मार्क्स जो हैं ऑलमोस्ट इस तरह से होते हैं आपके, जो कैरिकुलम का जो कोर्सेज वगैरह आपने पढ़े और बाकी चीज़ें एकेडमिक आपका जो बैकग्राउंड है उसके होते हैं, वो क्या है। And that's it. Out of 60 or out of 70 you would get a number. बिल्कुल उसी तरह मेरिट बनता है जिस तरह पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में a list of मेरिट और रैंकिंग यू कैन से वो पोस्ट कर दी जाती है वेबसाइट्स के ऊपर। अब उनमें से जो लोग, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, लेट्स से आउट ऑफ 70 जो है 50 से अबव अगर लोग हैं तो उनको जो है वो इंटरव्यू कॉल होगा। या सम टाइम इस तरह से क्राइटेरिया नहीं होता, नंबर ऑफ पोजीशंस पे बेस कर रहा होता है। लेट्स से इफ दे हैव 5 पोजीशंस जो कि फुली फंडेड हैं और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दे रिसीव्ड इज लेट्स से 30 और इवन हायर, तो देन दे विल डिसाइड कि भी अब कितने नंबर या कितने मार्क्स से ज्यादा जो है वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए, और उससे ज्यादा अगर किसी के मार्क्स हैं तो he would be called for an interview. उसके बाद हाउ वेल डू यू डू विद द इंटरव्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 से 40% जो स्कोर है उसके अंदर उन्होंने रखा होता है इंटरव्यूज के लिए। सो आप इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू स्टेज ऑब्वियसली एक नेक्स्ट स्टेज है। अगर आप स्क्रूटनाइज हो के उसके बाद इफ यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू तो आप इंटरव्यू की तरफ चले जाते हैं, और इंटरव्यू अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन यू गेट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स। उसमें एक जो फर्स्ट ऑफर है वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप की होती है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप से मुराद क्या है, आपकी कोई फी नहीं है किसी तरह की भी यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट PhD के लिए। उसके बाद पर मंथ आपको स्टाइपेंड जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, वो जो आजकल के रेट के मुताबिक ऑलमोस्ट अराउंड 1200 यूरोस, 1100 समथिंग आफ्टर टैक्स और इस तरह का है। यूजुअली PhDs जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं होते, और एक जस्तून ने सेपराता एक बड़ी छोटी सी एक कंपोनेंट है वो सिर्फ चार्ज किया जाता है उसके ऊपर। सो ऑलमोस्ट 1150 और इसके अराउंड जो है वो स्टाइपेंड होता है।
so that is ample enough to support your living. I would be grateful अगर आप अपने जो माइक्स हैं उनको आप म्यूट रखिएगा। जी, तो अब हम आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जी किस तरह से मेरिट बनता है, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली होता ये है कि नंबर ऑफ पोजीशंस जो है ना डिपार्टमेंट के पास उस साल के लिए कितनी है उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर उनके पास लेट्स से 10 पोजीशंस हैं विद फंडेड और 3 पोजीशंस हैं विदाउट फंडिंग। अच्छा, विदाउट फंडिंग जब मैं कहता हूँ तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है कम हेयर एंड ज्वाइन अ पीएचडी प्रोग्राम, बट आपको उसके अगेंस्ट कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो लिविंग है उसको खुद से सपोर्ट कर रहे होंगे आप ड्यूरिंग योर पीएचडी। ये एक अलग से एक टॉपिक है और एक इशू है कि इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं जी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं खुद को सपोर्ट करने की, बट यस देयर आर पॉसिबिलिटीज, यू कैन। अच्छा, अब जो फुली फंडेड है उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? फुली फंडेड के अंदर आपका एक तो स्टाइपेंड आ गया जो कि आपको पर मंथ के हिसाब से मिल रहा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अच्छा, उसके अंदर एक रिसर्च एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होती है अप टू 18 months, यानी आउट ऑफ दोज 3 years 18 months के लिए जो है वो यू कैन गो टू रिसर्च एक्सचेंज टू सम अदर कंट्री, टू सम अदर यूनिवर्सिटी जो कि आपके रेलेवेंट है, लाइक आप रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, सो वो उसी बिल्कुल डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पे कर रही होगी और ड्यूरिंग दैट पीरियड द अमाउंट इज इंक्रीज्ड 50%। सो इसका मतलब है अगर इफ यू आर गेटिंग अराउंड 1100 और समथिंग, सो इट वुड बी 1600 एंड समथिंग और 1700 इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑलमोस्ट 4000, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और किस यूनिवर्सिटी में है, किस एरिया में है। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट फंडिंग होती है हर रिसर्चर और हर पीएचडी के लिए, दैट इज अराउंड 4000 और समथिंग 4200 यूरोस। ये रिसर्च फंडिंग जो है ये बहुत सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें कवर कर रही होती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द यूरोप और एक्स्ट्रा यूरोप, और कई तरह के आपके जो एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च। आपका एक रिसर्च बजट होता है ऑलमोस्ट 4200 यूरोस, वो आप को राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई थिंक आपको वो मिल सकता है। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी वो लेना चाहें तो इट इज पॉसिबल, उसका भी एक तरीका होता है, देन दे कैन एडजस्ट इट विद सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये सारा कुछ है जो कि अच्छा, ये जो बजट है ये जो लोग नॉन स्टाइपेंड हैं उनके लिए भी है और जो स्टाइपेंड वाले हैं उनके लिए भी है। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन। आप अगर पीएचडी स्टूडेंट हैं, अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा है, दोनों के लिए ये वाला बजट है। इसके अलावा अगर कोई बहुत सारे बजट होते हैं उधर प्रोफेसर्स के पास जो कि वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर वो असाइन कर रहे होते हैं बजट। सो आप डिफरेंट तरह के जो बजट हैं वो हासिल कर सकते हैं अगर आप की प्रोफेसर के साथ आप अच्छे जा रहे हैं, सो यू कैन डू इट वेल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आप इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं जस्ट मेंशन बिफोर, ये किस तरह से प्रिपेयर किए जाएं। सो इसमें रिसर्च प्रपोजल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रपोजल को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए,
कि वो एक विनिंग प्रपोजल हो, क्योंकि बहुत सारे पीएचडी, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ डिफरेंट पैनल्स जो कि असेस करते रहे हैं एप्लीकेशंस को, तो सीवी एंड रिसर्च प्रपोजल, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट, जो कि जिससे कि ये डिसाइड किया जाता है कि इस बंदे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. So people don't put a lot of attention while preparing research proposals, and also preparing CVs as well, I would say. CV और रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए? प्रपोजल के अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है ब्रॉड डोमेन का, बीइंग वेरी स्पेसिफिक, आपको थोड़ा सा रिलेटेड वर्क या स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उसको मेंशन करना होता है, और फिर आपको अपने प्रॉब्लम पे आना होता है. उस प्रॉब्लम के बाद देन यू फॉर्मलाइज दैट प्रॉब्लम, यू प्रेजेंट अ मेथोडोलॉजी, और हाउ डू यू डू विद द मेथोडोलॉजी एंड सम रिजल्ट्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स दैट यू कैन गेट, और देन यू आर कंक्लूडिंग योर रिसर्च प्रपोजल. अब इसको बहुत कंप्रीहेंसिव भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए, shouldn't be more than 2 to 3 pages, और इसके अंदर आपने सब कुछ जो है वो डिस्कस करना होता है एक बैलेंस्ड वे के अंदर. पिछले कुछ सालों में मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव बीन सुपरवाइजिंग a lot of students with their applications, और उनको थॉरोली मैं इस प्रोसेस के अंदर गाइड करता रहा हूँ, उनके प्रपोजल्स को रिव्यू करता रहा हूँ. सो इस लेवल के ऊपर पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बिलीव यू मी. उसमें मैं आपको कुछ रिसर्च प्रपोजल्स जो है वो शेयर भी कर सकता हूँ. लेट्स से लोगों ने किस तरह से चीजें बनाई और उसके ऊपर किस तरह से कमेंट हुए हैं, बट अगेन वो उसको लंबा कर देगा फिर. बट बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं लोगों को, एक तो प्रपोजल ड्राफ्ट करने के अंदर, और दूसरा जो प्रपोजल है उसको रिव्यू करवाने के अंदर. अच्छा, उसके बाद सीवी है. सीवी किस तरह से एक बैलेंस सीवी होनी चाहिए? सो आई ऑलवेज फील कि सीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट, जो कि आपकी नॉट ओनली इन योर पीएचडी एप्लीकेशन बट एवरीवेयर, वेयर एवर यू अप्लाई फॉर अ जॉब और किसी भी तरह की पोजीशन, दैट इज अ मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट. और आई फेल्ट के लोग सिर्फ सीवी को भरते हैं, अपना जो स्किल है ना बेसिकली उसे प्रेजेंट नहीं करते इन एन इफेक्टिव वे. बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका कोई जवाज नहीं होता, उनको उस लेवल के ऊपर डालने की जरूरत नहीं होती, उन चीजों को हम ज्यादा रेट कर रहे होते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको बहुत जरूरी होता है इंक्लूड करना, उनको हम मिस कर रहे होते हैं सीवी में से. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप यू गेट इट रिव्यूड अ नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर अप्लाइंग, कि भाई किसी एक्सपर्ट से आप सीवी को रिव्यू करवाएं कि किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती एक्चुअली. So you don't get with the point के भी कि कौन कौन सी ऐसी स्पॉट्स हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं that should be in, and कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आउट करना चाहिए इसमें से. ये दो चीजें, ये इसके अलावा जो है वो आपके जैसे क्रीडेंशियल्स तो जो हैं वो हैं, उसके अलावा स्कोर की बात लैंग्वेज के, इसमें लैंग्वेज का स्कोर जो है दैट इज बेनिफिशियल अगर आपके पास हो. अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन यूनिवर्सिटीज इंपोज नहीं करती, और यूजुअली पीएचडी लेवल के ऊपर दे फील कि चूंकि ये लेवल अच्छा है, दे आर नॉट कन्वेंशनल स्टडीज, एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके लिए बंदा एलिजिबल है और क्वालिफाई कर रहा है, तो एज लॉन्ग एज यू गेट अलोंग विद द इंटरव्यू इन अ वेरी वेल वे, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता लैंग्वेज का कि जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट करें. सो अगर आपके पास लैंग्वेज स्कोर हो दैट इज फाइन, दैट इज बेटर, बट अगर आपके पास लैंग्वेज स्कोर नहीं है, इट शुडंट रिफ्रेन यू फ्रॉम अप्लाइंग इन एनी वे.
ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट कि जो सीवी है वो किस तरह से जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. I would like to share some document. कुछ दिन पहले मेरे पास रिव्यू होने के लिए सीवी आई थी किसी की. So I would hide the identity, but just to give you an illustration, an idea कि जो सीवी रिव्यू है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन के लिए. जी, can you see the document? जी, can you see the PDF I shared? Yes, it's opening now. Okay, great. Okay. इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये जो अबाउट मी सेक्शन लिखा हुआ है इन्होंने, इट डिपेंड्स के व्हाट स्टेज ऑफ योर कैरियर यू आर ऑन. अगर आप किसी थोड़ी सी अच्छी स्टेज पे हैं, बेहतर स्टेज पे हैं, सो यू कुड इंक्लूड अ शॉर्ट बायोग्राफी, राइट. सो शॉर्ट बायोग्राफी का मतलब ये है कि 4 to 5 लाइंस ऑफ योर बायोग्राफी. और उसके बाद फर्दर अब मैं आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो कि इस पे कमेंट्स जो है वो, अच्छा इस साइड के ऊपर जो है वो कमेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं, राइट. ओके, अच्छा जी, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन किया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो अब ये बड़ी छोटी सी चीज है, जो पोजीशन है ऊपर वो टीचिंग की पोजीशन है, राइट. और जो जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शो किए हैं तो पहले रिसर्च को मेंशन किया और फिर टीचिंग को किया. सो अगर एक टीचिंग की पोजीशन आप मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपनी जो टीचिंग के स्किल्स हैं बेसिकली उनको मेंशन करने की ज़रूरत है, या जो फॉर एग्जांपल द कोर्सेज यू हैव ऑलरेडी टॉट उनको मेंशन करने की ज़रूरत है, ना कि पहले आप रिसर्च पे चले जाएं. अगर रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशन हो लाइक द नेक्स्ट वन, तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिसर्च स्किल्स जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे. यू कैन हाईलाइट दो स्किल्स इन बुलेट पॉइंट्स एज वेल. उसको बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखें एक्स्ट्रा हैं. अब ये इन्वेस्टिगेटर के लिए जो है वो इस तरह की लाइन लिखने की सीवी में ज़रूरत नहीं है. इट शुड बी ब्रीफ. ये जो लिंक्स इधर डाले हुए हैं दे आर नॉट फैसिनेटिंग, सो इनको भी जो है वो इस तरह से डालने की ज़रूरत नहीं है. आप एक अपना जो ब्रीफ लिंक है, मिसाल के तौर पे अपना लिंक्डइन है या अपना जो रिसर्च गेट है उसको आप डाल सकते हैं, बट इस तरह के जो लिंक्स हैं दे आर नॉट फैसिनेटिंग. अच्छा, उसके बाद ये जो इस तरह की ये जेंडर, मेल, नेशनैलिटी, पाकिस्तानी, these are not required in the modern CVs in these days. So आपको आपकी CV जो है उसे एक आइडियल CV होना चाहिए, बड़ा ब्रीफ और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, नथिंग एक्स्ट्रा.
इसको लंबा करने का बिल्कुल यानी इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप यूजलेस तरीके से जो है वो सीवी को प्रोलॉन्ग करते जाएं। वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता बिल्कुल भी देखने वाले के लिए। अच्छा जी, ये कुछ सजेशंस हैं जैसे कि साथ साथ मैंने कमेंट्स के दिए हैं, इफ यू कैन सी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक अगर आप जो ड्यूरेशंस हैं उनको आपने एब्रीवेशंस में लिखा है तो फिर आपको शुड बी फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी जगह पे आपने जो है कन्वेंशन को फॉलो किया है 3 लेटर्स की, सितंबर लिखने के लिए SEP है और किसी जगह पे जून लिखने के लिए पूरा जो है वो आपने कंप्लीट लिखा है। इसी तरह जो ये डेट्स के एतबार से जो है वो कंफ्यूजन थी, जो आपकी सीवी है वो डेट्स के एतबार से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि किस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान आप किस पोजीशन पे रहे हैं और क्या करते रहे हैं। इट शुड बी प्रीटी क्लियर। अगर कोई कैरियर गैप्स हैं तो वो बड़ा क्लियरली डेमोस्ट्रेट होने चाहिए आपके सीवी में से। अगर आप मल्टीपल तरह की डेट्स डालेंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपने ये एक पोजीशन लिखी कि ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है और फिर फर्दर आप उसके अंदर सब पोजीशंस आपने बना के पीरियड लिखे, तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है एक रिव्यूअर के लिए। अच्छा, ये नीचे आ जाए अगर आप फर्दर, अब ये इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन कौन सी है। अब इस स्टेज के ऊपर आई फाउंड आउट के एग्जैक्ट जो पोजीशन थी वो डिफरेंट थी, यानी आपने जो टाइटल है जो पोजीशन का वो आप एक्चुअली डिफरेंट टाइटल दे रहे होते हैं उससे जो कि आपका एक्चुअल टाइटल था। और ये भी एक नेगेटिव बात होती है क्योंकि जो आपका रोल होता है वो उसी एतबार से होता है, सो लेटर ऑन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि ये सारी चीजें मेंशन करने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, उनको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लैंग्वेज स्किल है, ये इसको बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं होती सीवी के अंदर। फिर आ जाए आपकी पब्लिकेशंस के ऊपर, या तो आप की अगर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो लिमिटेड है तो आप सारी पब्लिकेशंस जो है यू कैन मेंशन ऑल। अच्छा, अगर आपकी जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप साथ में ना, मैं यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप साथ में फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं, उस पे कुछ जो एप्लीकेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि वी कांट सी PDF, तो वो किस तरह से देख सकेंगे? ये जरा काइंडली इसके ऊपर भी देखिएगा प्लीज। PDF जो है उसे मैं अपलोड कर दूंगा बाद में कहीं ग्रुप के ऊपर, बिकॉज एट द मोमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं साथ इसको चला रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। सो अगर कुछ लोग जो फेसबुक लाइव पे मुझे देख रहे हैं वो अगर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको टीम का लिंक जो है वो थ्रू ईमेल मेरा ख्याल है मिल गया होगा। तो आई वॉज होपिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो टीम को ज्वाइन करेंगे। सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप लिंक शेयर कर दें टीम्स का उनके साथ सो दैट दे कैन ज्वाइन। जी बिल्कुल ऑलरेडी ज्वाइन और शेयर किया हुआ है फेसबुक के ऊपर, लिंक जो है ना वो दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टीम का जी। सो जो लोग इधर लाइव देख रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप टीम्स को ज्वाइन कर लें अगर आप एक इंटरेक्टिव सेशन चाह रहे हैं और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस तरह के जो आप पूछना चाह रहे हैं। सो टीम इज मोर प्रोफेशनल और एक इंटरेक्टिव वे से जो है वो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन हियर। जी कैरी ऑन करते हैं जी। अच्छा जी, पब्लिकेशंस की बात हो रही थी। पब्लिकेशंस के अंदर आई वुड से कि अगर आपके पास बड़ी कम पब्लिकेशंस हैं, लाइक इन योर स्टेज ऑफ योर कैरियर, आप वो सारी पब्लिकेशंस जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली जो पब्लिकेशंस मेंशन करने का तरीका होता है वो आप किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करें। लेट्स से IEEE साइटेशन स्टाइल जो है उसको आप फॉलो करते हैं तो IEEE साइटेशन स्टाइल आप इंटरनेट से ले सकते हैं, देख सकते हैं।
अगर आपकी जो पब्लिकेशंस हैं वो गूगल स्कॉलर के साथ लिंक हैं तो आप IEEE स्टाइल की सिटेशन जो है वो उधर से एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं और अपनी CV में जो है उसे पेस्ट कर सकते हैं। सो पब्लिकेशंस के अंदर जब आप पब्लिकेशन लिख रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। द रीसेंट वन इज द फर्स्ट वन, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पब्लिकेशन जैसे जैसे आप पीछे चलते जाएं, लाइक 2021 की सबसे पहले आएंगी, फिर 2020 की पब्लिकेशंस आ जाएंगी, उसके बाद 2019 की आ जाएंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा जी, उसमें यू कैन स्प्लिट इट in two parts, like journal publications and conference publications. अगर आपके पास जो है वो लेट्स से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस मतलब टोटल ओवरऑल लेट्स से आपके पास 7, 8, 10 पब्लिकेशंस भी हैं, तो आप उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं इनटू टू, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और जर्नल पब्लिकेशंस के अंदर। अच्छा जी, या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं तो डोंट पुट ऑल ऑफ देम इनटू योर CV. What you could do is selected journal publications. Selected journal publications के अंदर आप जो टॉप 5 to 7 पब्लिकेशंस है ना आपकी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरह से ये होगा कि कुछ ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं दैट यू डोंट वांट टू मेंशन सम टाइम, लाइक अर्ली स्टेज ऑफ योर कैरियर, कुछ पब्लिकेशंस आप बस किसी ने आपको बताया नहीं, आप इधर चले गए उधर चले गए, तो किसी फजूल जगह लेट से पब्लिश हो गया, सम टाइम इस तरह हो जाता है, तो दैट you wouldn't like to mention in your CV at an advanced stage of your career, so you could skip all of them. अच्छा जी, अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती सच एज के जी इतनी मेरी पब्लिकेशंस जो हैं दे आर अंडर रिव्यू प्रोसेस और दे विल बी पब्लिश सून और इस तरह की चीज। ये आप उस वक्त लिख सकते हैं जब आपके पास टोटल 2 पब्लिकेशन है या टोटल 4 पब्लिकेशन है, तो ओके टू इनहेंस अ नंबर, टू लुक इट इन अ बेटर वे, आप कह सकते हैं जी 2 पब्लिश्ड हैं और 2 अंडर रिव्यू हैं, इस जगह मैंने सबमिट किया हुआ है और आई होप टू पब्लिश देम सून। बट वंस यू हैव अ गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, डोंट डू दैट। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है एकेडमिया के अंदर। सिर्फ ये बात यानी वो पब्लिकेशंस जो कि पब्लिश्ड हैं, पब्लिश्ड वर्क्स हैं, उनको कंसीडर किया जाता है, उनको समझा जाता है, राइट? सो यू कैन नॉट mention that you cannot prove later on. अच्छा जी, रेफरेंसेस, बहुत सारे लोग बहुत सारे रेफरेंसेस लिखते हैं सीवीज के अंदर। आप जब किसी पोजीशन को देख रहे होते हैं तो लुक एट द रिक्वायरमेंट्स, इफ दे हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट क्लियरली मेंशन कि जी you need references, so then only you need to put some references. अगर आपके पास आप किसी ऐसी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं दे डोंट रिक्वायर रेफरेंसेस लाइक अ PhD पोजीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट रिक्वायर, सो आप क्यों स्पेस जो है उसको वेस्ट करेंगे अपनी CV के अंदर और बर्डन जो है वो डालेंगे। अच्छा, CV एक ये इंप्रेशन भी है समहाउ के द लॉन्गर द बेटर, ये बड़ा यानी पैथेटिक किस्म का इंप्रेशन है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। जितनी ब्रीफ CV होगी आपकी उसका एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जी आपकी CV बहुत लंबी होगी तो बड़ी इंप्रेसिव होगी, दैट इज नॉट द केस। बहुत सारी CVs मैंने देखी हैं जो कि 9-10 पेजेस की होती हैं बट दे आर पैथेटिक इन स्ट्रक्चर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी CV जो है वो ब्रीफ होनी चाहिए। कैन यू इमेजिन के मैं अपनी CV जो मेरी CV है वो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस it might be? It would be interesting for you. It could easily be 9-10 pages at this stage of career, but it is 3. So I know कि किस किस कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि
आपको एक्सक्लूड करना है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एट दिस स्टेज ऑफ कैरियर जो आपको इंक्लूड करना है. दिस इज कैरियर काउंसलिंग, राइट. सो the idea of showing this PDF was कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. जैसे ये मैंने कमेंट किया हुआ है कि जी ये ऑलरेडी बहुत लंबी सीवी है, सो इस तरह की चीजें जो है उन्हें आप प्लीज एक्सक्लूड कर दें. No sense of including this kind of details. Actually, you would be wondering why he has included this kind of details. But when you go on Europass, do you all know Europass? Could you please raise your hand if you know Europass? No, sir. Okay. यूरोपियन जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए यूरोपास सीवीज जो हैं दे आर प्रेफरेबल. मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ. यू कुड गो टू यूरोपास और आप बड़ी डिटेल के साथ देख सकते हैं उसको कि वो क्या है. आप यू कुड राइट अ कवर लेटर, अ वेरी गुड वन, एंड अ डिटेल्ड सीवी इन यूरोपास. सो यूरोपास में बिल्ट इन जो है वो ये स्ट्रक्चर्ड ऑप्शंस हैं सेक्शंस के लिए कुछ ना. तो कुछ लोग ये समझते हैं शायद दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर सिंपली ऑप्शनल. इफ यू वुड लाइक टू इंक्लूड, फाइन. इफ यू फील इट इज नॉट नीडेड, तो आपको बिल्कुल जो है वो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि यूरोपास आपको जरूर कहेगा कि आप शामिल करें. सो फॉर यूरोपियन प्रोजेक्ट्स और यूरोपियन पोजीशंस, I would highly recommend go to Europass and prepare a version of your CV there. और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन अगेन अपलोड भी कर सकते हैं XML में टू एडिट. और यूरोपीय यूनियन की जो है वो अंडर एक प्रोजेक्ट है यूरोपास का. सो आप यूरोपास पे जाके तो उसको प्लीज देखें और आपकी सीवी और आपका जो कवर लेटर है, इफ यू राइट अ कवर लेटर, that should be Europass. अच्छा, अब आ जाते हैं जी पब्लिकेशंस के ऊपर. इट इज गेटिंग टू लॉन्गर. एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर आई नो मोस्टली लोगों की जो है वो पब्लिकेशंस नहीं होती हैं, बट पब्लिकेशंस जो हैं दे मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर PhD एप्लीकेशन, बिकॉज PhD इज नॉट अ कन्वेंशनल डिग्री, इज नॉट लाइक अ कोर्स वर्क डिग्री, a bachelor master's program, taught program. It is a PhD training program. उसके लिए what the panelists usually see के रिसर्च पोटेंशियल कितने कैंडिडेट के अंदर. अब रिसर्च पोटेंशियल किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कोई? थ्रू पब्लिकेशंस और थ्रू शोइंग इंटरेस्ट टू डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स that they have undergone. If you have a part of any of the research project, और आप obviously वो mention कर सकते हैं अपने CV के अंदर, और PhD CV जो है उसके अंदर it rates a lot. अच्छा जी, publications अगर आपकी नहीं है तो क्या आपको ऑफर नहीं हो सकती? No, it's not the case. आपको बिल्कुल ऑफर हो सकती है. It depends कि ऑफर किस तरह की है. और पब्लिकेशंस जो हैं उनके अच्छे स्कोर होते हैं, अच्छे मार्क्स हैं, और वो ड्रामेटिकली इनहेंस करते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी को ओवरऑल जो आप compete कर रहे होते हैं बाकी लोगों के साथ. Please bear in mind when you are applying to some international position, you are competing with Indians, you are competing with Iranians, you are essentially competing with around the world, right? So there are a number of applications in each department against each positions. I would say I have seen positions with 80 candidates for a single position, right? So if we have one position and there are 80 applicants, किसको हम वो position जो है वो offer करेंगे? Would it be offered to the best one, right? The best in all respects. Practical exposure, research experience, scores in previous education,
and on the top of everything, if he has published something, that would be a bigger advantage. And on the top of everything, if he has published something on a good journal, on a very good venue, that would be pretty much valuable. That's pretty much it. बस उसके अलावा और कोई चीज नहीं देखते. Let's say अगर before entering into PhD, if you have a good quality journal paper with some good impact factor, let's say, so it's not difficult to get a funded position at all. What you only need to do is be focused on your other components, because जब आपका aggregate merit बनता है तो ये सारे के सारे components जो हैं they are considered. So if you miss one among them, इसका मतलब क्या है? Literally इसका मतलब ये है कि आप वो वाले marks जो हैं you are simply losing those marks. आप अगर आपके जो publications के 5 या 10 marks हैं, अगर आप वो lose कर देते हैं, they are the marks that make difference. जब आप ऊपर आपकी रैंकिंग बनती है तो जो लोग आउट ऑफ 100 90 को टच करते हैं, ये 90 क्रॉस करते हैं, दे आर दोस्त जिनकी पब्लिकेशंस होती हैं. अच्छा, अब पब्लिश कैसे किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखने की जरूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे वेन्यूज हैं जिनके ऊपर इनिशियली आप पब्लिश कर दें तो आपकी जो पब्लिकेशन है दैट वुड बी वर्थ कंसीडरिंग, और वो इतनी मुश्किल भी नहीं होती. बट चूंकि इस लेवल के ऊपर पता नहीं होता, और उससे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे सुपरवाइजर हजरात हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, दे आर बिजी. सो बाज़ औक़ात वो पाइपलाइन में चीज़ें ऐसी जाती हैं कि कपल ऑफ ईयर्स तो आप वेट करते रहते हैं कि सुपरवाइजर सब कुछ डिसाइड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम कहीं सबमिट करेंगे और फिर वी विल सी कि क्या होता है. अगर आपके पास कोई अच्छा काम है दैट यू हैव डन थ्रू लेट्स से योर मास्टर्स थीसिस, और उसके बाद यू कुड इजीली पब्लिश इट. उसमें कैरियर काउंसलिंग की थोड़ी सी उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इस एतबार से कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं. ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और लेट्स से स्पेशल इश्यूज़ का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल इश्यूज़ जो हैं वो जर्नल के क्या होते हैं, किस तरह से आप उनको टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के स्पेशल इश्यूज़ को एंड ऑल दैट. अच्छा जी, just to conclude, जिस कंसल्टेंसी ने इधर ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कोई इस तरह का प्रोग्राम प्लान करना चाहते हैं जो कि PhDs के लिए हो टिपिकली, तो आई वाज ऑफ द व्यू दैट ये एक शेयर लर्निंग कर्व है और इसके लिए एक पूरी ट्रेनिंग है. इसके ऊपर लेट्स से अब हमारे पास टाइम नहीं है इस वक्त, वी शॉर्ट ऑफ टाइम. इनमें से हर एक कंपोनेंट के ऊपर we can talk for hours. ठीक है, तो joining hands with them, we have prepared a team here जो कि experts की team है. They are working across the Europe on different renowned positions. अगर एक experienced बंदा है और वो अपना वक्त देता है लेट्स से किसी young प्रोफेशनल को उसकी एप्लीकेशन को वो इम्प्रूव करने में मदद दे सके, तो वो एक टीम की सूरत में वी हैव जॉइंड हैंड्स विद जिस कंसल्टेंसी, और इन्होंने एक प्रोग्राम प्लान किया है जिसके अंदर जो है वो A to all ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें वी विल हैव लॉट ऑफ सेशंस जिसमें हम इन ईच सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग each of the component in a great detail कि उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए. लेट्स से बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो है वो डिस्कस हों. फर्स्ट पैराग्राफ में लेट्स से क्या होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन, इस तरह के कंटेंट्स. और उसके बाद व्हेन यू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसको टाइम एंड अगेन रिव्यू करवाया जाए जब तक कोई एक्सपर्ट जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन के अंदर अगर कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है उसकी
एक्सपर्टीज लेके अगर हम आपकी एप्लीकेशन जो है उसे रिव्यू करवा रहे हैं, 1-to-1 कंसल्टेंसी या 1-to-1 गाइडेंस या काउंसलिंग इसे आप कह सकते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन में हेल्प आउट कर रहा होगा ए टू ऑल, ए टू जी, आपकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर जिस कंसल्टेंसी इज देयर कि जो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो फर्दर उसकी सबमिशन के लिए अरेंजमेंट्स करेंगी, और लेट्स से इफ यू आर ऑफर्ड एन इंटरव्यू, उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन 1-to-1, और अगर आपको पोजीशन ऑफर कर दी जाती है ऑब्वियसली उसके बाद यू वुड नीड अ वीज़ा। सो वीज़ा के लिए जो है वो एक बिल्कुल अलग से एक पूरी एक डिस्कशन है कि उसके लिए कौन कौन से सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको जो है मीट करना है, और फिर आपका वीज़ा अप्लाई करना है। और देन सो इफ़ आई कुड शेयर विद यू, इन्होंने एक अच्छा सा वो बनाया है जिसमें इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश की है। If you could see. Yeah, do you see? If you can confirm. Yes. Okay, that's great. अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली स्टेज है ना जी, दैट इज प्रोफाइल असेसमेंट। प्रोफाइल इज असेसमेंट इज क्रिटिकल। जिस तरह से मैंने बात की कि करंटली एट द मोमेंट जो आपकी प्रोफाइल है उसकी असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह से किस जगह पे स्टैंड करते हैं, और अगर आपकी असेसमेंट अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद ये बात पता चल सकती है कि जी आपको कितना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल अप टू दैट लेवल कि जिसके ऊपर आके आप यू वुड स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल कि अब कोई मसला नहीं है, ठीक है, अब आई एम गुड टू गो। सो सबसे पहली स्टेज ये है, क्योंकि एवरी वन ऑफ यू वुड बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल, राइट। कुछ लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, कुछ लोगों की अच्छी होगी, कुछ लोगों की मीडियम होगी, कुछ लोगों की लोअर होगी। अब जस्ट टू एलिवेट द वन हु इज द लोअर वन, आपको उस लेवल पे लेके आना। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जी लोग ये समझते हैं कि जी पीएचडी करना, जो पीएचडी इंडीड एक पूरा एक शेयर लर्निंग कर्व है, एक पूरे एक्सपीरियंस का नाम है। ये एक पूरी एक अलग से एक डिस्कशन है, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। बट जो हर इंसान है ना उसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, ठीक है, वो उसको अपने अंदर की जो यूनिक क्वालिटीज है उनको पहचानने की जरूरत है। सो इफ यू हैव डन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन योर कैरियर, और आप मास्टर्स आपने कर लिया, एमफिल आपने कर लिया, और यू आर ऑन टू दैट स्टेज कि जिधर यू कैन फ्लाई अहेड फॉर योर पीएचडी, सो देयर इज नो वे कि आप कर नहीं सकते। सो एक तो इस चीज को जो है ना वो अपने माइंड से निकाल फेंकने की जरूरत है, राइट, कि I cannot do that, I don't have the caliber, everyone has the caliber I believe, क्योंकि हर इंसान में कुछ डिस्टिंक्ट क्वालिटीज पाई जाती हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू कुड बी एबल टू डू दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ा ड्रैग करके अपने आप को लाए होते हैं और उनका रिसर्च में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। आई वुड स्ट्रेट अवे रिकमेंड, डोंट डू दैट। आपका अगर रिसर्च इज नॉट फॉर यू, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद रिसर्च, डोंट गो फॉर योर पीएचडी, स्ट्रेट अवे क्विट, डू समथिंग दैट इज मोर अपीलिंग फॉर यू, राइट, दैट यू कैन डू मच बेटर। क्यों, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन टू समथिंग सिर्फ ये कि लोग कहेंगे कि मैंने ये कर लिया, मैं ये अकम्प्लिश कर गया, या फलां मुझे कह रहा है, ये मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं लेट्स से कि ये कर लो। इस स्टेज के कैरियर के, एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर, यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि ये मैं प्रीटी मच इट्स फॉर मी और मैं ये करना चाहता हूँ। पहले सबसे अपना माइंड प्रिपेयर करने की जरूरत है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड, उसके बाद कोई मसला नहीं है,
इफ यू फील कंफर्टेबल विद रिसर्च, कोई मसला नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। आपको गाइडेंस की जरूरत है थॉरो, बट यू कैन डू एनीथिंग। देयर इज नो वे के जो आप कर ना सके, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। अच्छा जी, प्रोफाइल असेसमेंट के बाद वी विल थॉरोली कमेंट ऑन योर प्रोफाइल कि ये आपकी प्रोफाइल है, इस स्टेज पे आप खड़े हैं और आपको जो है इन एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सबसे पहले काम जो है वो ये होगा। उसके बाद हम जो सेकंड फोकस होगा हमारा वो रिज्यूम बिल्डिंग पे होगा। रिज्यूमे बिल्डिंग जो है मोस्ट क्रिटिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, और उस पर हम सेशंस रखेंगे अलग से जो कि सिर्फ हैंडल करेगा, ये डिस्कस करेगा। जैसे अब हमने आज 1-1.5 घंटे में सारा कुछ डिस्कस किया है, इसके लिए डेडिकेटेड सेशन की जरूरत है जो कि 1 आवर और 1.5 आवर सिर्फ इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें इन करने की जरूरत है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें आउट करने की जरूरत है अपनी सीवीज में से। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो आपकी डेफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के एतबार से आपकी गाइडेंस है थारोली कि आप इस स्टेज के ऊपर जो कैरियर की स्टेज पे हैं, तो टू गेट अ फुली फंडेड पीएचडी आपको इस स्टेज से अपने आप को एलिवेट करके इस स्टेज के ऊपर लाके खड़ा करने की जरूरत है। सो आपको इन एरियाज में काम करने की जरूरत है। जिस एरिया में, ऑब्वियसली इट वुड वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। किसी को अपने लेट्स से इस पे सीवी पे काम करने की जरूरत है, किसी को अपने प्रपोजल पे काम करने की जरूरत है, किसी को अपनी पब्लिकेशंस पे काम करने की जरूरत है, एंड विल बी कवरिंग ऑल ऑफ इट। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है रिसर्च पब्लिकेशन का, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और ना सिर्फ एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जाएंगी। लेट्स से if you are able to extract something from your thesis, master thesis या कोई भी ऐसा काम है आपका, and you ask us to improve it, और उसमें कंट्रीब्यूट करें कि हम उसको कहीं पब्लिश कर सकें, किसी ऐसी जगह पे पब्लिश कर सकें जो वर्थ करता हो, ताकि आपकी जो डायरेक्टली आपकी सीवी है उसको वो इम्पेक्ट करे। तो वो थारोली जो है ना उसमें जैसे मैंने बताया बहुत सारी टैक्टिक्स हैं, बहुत सारी बारीक चीजें हैं, उसके ऊपर अलग से हम सेशन रखेंगे जिसपे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हाउ टू पब्लिश बेसिकली। उसके बाद एक विनिंग प्रपोजल क्या होता है, दैट इज क्रिटिकल एज आई टोल्ड यू। विनिंग रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए, कौन सा ऐसा प्रपोजल होता है जो एक पैनलिस्ट या कोई लेट्स से सर्च कमेटी का मेंबर जो है वो उसे देखे और इट अपील्स, राइट, इट क्लियरली कन्वेज व्हाट यू वांट टू कन्वे, वो किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए। उसके बाद उसके फॉलो अप्स, यानी ये जितनी हम सेशंस इसमें रखेंगे, उसके बाद हम फॉलो अप रखेंगे इसका कि भाई हर सेशन में हमने जो डिस्कस किया, आपने उसके ऊपर काम किया, और फर्दर हमने उसको रिव्यू किया कि अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव डन सक्सेसफुली, राइट, उसका रिव्यू प्रोसेस। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रिपरेशन और उसकी सबमिशन। अच्छा, प्लीज माइंड के जो बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, अब ग्रेजुअली यूनिवर्सिटीज जो हैं दे हैव रियलाइज्ड कि इंग्लिश में पोर्टल होने चाहिए, बट जो उनके एप्लीकेशन पोर्टल हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे स्टिल हैव पोर्टल्स इन इटालियन, इन स्पेनिश, इन लेट्स से हंगेरियन, अदर लैंग्वेजेस। सो ये एक हेक्टिक टास्क होता है थॉरोली कि आपको पोर्टल पे जाके किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने उसमें डालना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिस नहीं होनी चाहिए, वो क्रिटिकल हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उनके बगैर आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो सकती। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पैरेंथेसिस की ऑप्शंस होती हैं, या कुछ ऐसी वो बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, और स्पेशली when the portal is in some other language or you are translating it into English by your Chrome or something, तो वो बिल्कुल it differently conveys जो भी वो उस पे लिखा होता है। So ये एक a little bit hectic process है, but we will talk about it in great details। और ये जो इधर टीम है they will be doing all that stuff।
इफ यू आर इनटू दिस वन, अगर आप ये जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनको सब्सक्राइब करें, और ये सारी चीजें जो हैं ये खुद से देख रहे होंगे। फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर ली हैं तो यू हैव एंडेड अप विद योर रिस्पांसिबिलिटी। नाउ इट्स ऑन टू देयर रिस्पांसिबिलिटी कि वो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर यानी डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो है कौन कौन से पोर्टल्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर वो, उसके अंदर पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की ऑब्वियसली जरूरत होगी कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी डोमेन के अंदर पीएचडीज ऑफर कर रही हैं। सो as many number of applications we put, the probability of success is even higher. So उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रिकी होती हैं। So इसके अंदर जो है वो हम अलग से इसके ऊपर भी सेशन कर रहे होंगे और ये सारी चीजें भी डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद वंस हमने अप्लाई कर लिया और वंस ऑफर आ जाती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपने जो उनके प्रीलिमिनरी क्राइटेरियाज थे वो सारे के सारे आपने पूरे कर लिए। अब जो है आपको इंटरव्यू कॉल आ गई। हाउ डू यू डू विद द इंटरव्यू? ठीक है, व्हाट आर द expected questions, a set of questions जो कि that can be asked. So being a part of different review committees or panels or वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैं प्रिपेयर करूंगा जो कि थॉरोली जो है वो हम लोग बाकी सबसे भी शेयर कर लेंगे, और जो लोग इसके अंदर होंगे कि जी ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अच्छा, वंस यू नो कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट इज इवन इम्पॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड देम, कि आप उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्वेश्चंस तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। अब कमेटी जो है वो एक ही तरह के क्वेश्चंस जो है बी आस्किंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, बट एवरीवन वुड बी रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली। सो जो हर बंदा है उसके प्रोफाइल के एतबार से विनिंग स्ट्रेटेजी है। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1-to-1 प्रिपरेशन है आपके इंटरव्यू की। इफ यू रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, 1-to-1 प्रिपरेशन जो है वो यानी आपके साथ होगी। आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके आंसर्स के बारे में रिकमेंडेशंस दी जाएंगी कि ये पॉसिबल चीजें हैं और इनको इस तरह से बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल रिस्पॉन्ड करना है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस, बी वेरी क्लियर, और उसमें किसी तरह का भी यानी just to pretend what you are not actually, it would impact your interview, right? The rating of your interview. अपने आप को वो प्रेजेंट करें पूरी तरह से जो आप हैं। जो आप नहीं हैं वो क्लियरली प्रेजेंट अपने आप को मत करें। और जो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर सीधा सीधा नहीं पता चलता या नहीं समझ आ रहा, स्ट्रेट अवे यू शुड एक्सप्लिसिटली मेंशन कि जी I don't have idea about it. ये एक पॉजिटिव बात है। We are humans, we are all humans. So it could be a probability कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कोई बंदा पूछ रहा है जो कि मुझे नहीं पता, या कोई ऐसी बात जो कि मुझे नहीं पता है at my stage of career, that he knows because he is at an advanced stage of his career. So be very explicit, क्लियरली। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये हर चीज के अंदर आप नो बोलते जाएं कि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे इसका भी आइडिया नहीं, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। इट वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द इंटरव्यू। सो इसके अंदर एक बैलेंस और एक ट्रेड ऑफ जो है उसको डिस्कस करने की जरूरत है। उसके लिए एक अलग से सेशन होगा, इसके अंदर जो है वो भी शामिल है। उसके बाद जी वंस यू आर ऑफर्ड, उसके बाद जो वीजा सर्विसेज हैं और बाकी सारी चीजें हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके लिए सेशन हम कर सकते हैं और वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग ड्यूरिंग ऑल दीज स्टेजेस, ये जो ब्रोशर है ये आपके साथ जो है वो ये शेयर कर देंगे। और ड्यूरिंग ऑल दो स्टेजेस इफ यू हैव सम क्वेश्चंस और यू हैव सब्सक्राइब टू देयर सर्विस, और आपका 24 आवर्स में जो है वो कोई भी एक्सपर्ट जो है आपकी डोमेन का वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा बेस्ड ऑन योर क्यूरी कि किस नौइयत की वो क्यूरी है। लेकिन ऑब्वियसली वो दे विल मेक श्योर कि
इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि 24 आवर्स में जो है वो दे वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू योर ऑल क्यूरीज थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप से करवाई जाए। बेसिकली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूरिश किया जाए, ठीक है, आपको उस तरह से प्रिपेयर किया जाए। इंस्टेड के जी हम इधर उधर की चीजें देखना शुरू कर दें, ये करना शुरू कर दें, ठीक है। ये आई रियली लाइक द वे दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट के भी ये सारा प्रोसेस है एंड टू एंड। अब इसके अंदर जो गाइडेंस आपको रिक्वायर है थॉरोली वो आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड टू एंड। ये एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है, लेट्स से कि राइट फ्रॉम द कैरियर ऑफ योर द कैरियर वेयर यू आर एट द मोमेंट, आपको इधर से लेके चला के और उस कैरियर के स्टेज पे लेके जाना जिधर यू हैव अ फंडेड पीएचडी। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, वंस यू अप्लाई और दे अप्लाई ऑन योर बिहाफ और द एप्लीकेशन इज for example refused or failed currently, so it doesn't refrain you from applying further. So आप जो है वो लेट्स से एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है या टीम ने एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया है, तो अगर वो 2 3 4 यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करेंगे तो अब चांसेस आर बेटर कि यू गेट अ पोजीशन, राइट। उसमें फिर अगेन दोनों तरह की पोजीशन है, देन वी विल सीक अ ट्रेड ऑफ कि अगर किसी को फंडेड पोजीशन ऑफर होती है या अगर किसी को नॉन फंडेड ऑफर होती है। जैसे आई हैव टोल्ड यू कि इन ईच डिपार्टमेंट देयर आर फंडेड पोजीशंस, फुली फंडेड, एंड देयर आर नॉन फंडेड पोजीशंस। अब लेट्स से अगर 10 पोजीशन है किसी डिपार्टमेंट के अंदर एंड 5 of them are or 7 of them are fully funded और 3 of them are नॉन फंडेड। नॉन फंडेड का मतलब क्या है कि आपको फी देने की जरूरत नहीं है, फुली स्कॉलरशिप है फी के ऊपर, आप इधर आ जाएं, आपने अपनी लिविंग को खुद देखना है। अच्छा, और साथ आपको बाकी जो प्रिविलेजेस हैं एक पीएचडी स्टूडेंट की वो सारी की सारी मिल रही होंगी, सिर्फ आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, ये जो लोग होते हैं जिनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होता, इनके लिए और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज होती हैं अक्रॉस द यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट लेवल पे कि वो जो है वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों में। खास तौर पे कुछ लोगों को अकोमोडेशन में जो है वो यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट कर रही होती है क्योंकि दे नो कि इनके पास स्टाइपेंड नहीं है ना। कुछ लोगों को जो है वो लेट से फूड वाउचर्स के साथ कर रही होती है। इन सम यूनिवर्सिटीज इट्स अ स्ट्रक्चर कि वो जो लोग नॉन स्टाइपेंड पीएचडीज होते हैं वो उनको विद सम अदर वेज सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी लिविंग के लिए। सो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हम ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी मच pretty much from my side. If you have some questions, I will be more than happy to respond. One by one, please. Sir, I am Mudassir Salim here, and I have done my MScs from Lahore Leeds University, and my MS is non-thesis. Can I do PhD from foreign country? Please explain it. अच्छा जी, very much important question. A lot of students approach me asking this question. Sure, you can do it, but if you have a non-thesis MS, then you need to demonstrate, because now it's much more up to you to demonstrate कि आपका जो research potential है आपके अंदर वो कितना है. How could you do that? Through publications. So if you have a non PhD thesis, non thesis option MS, so you could definitely do that, but with support of some publications. So if you have, let's say, a couple of publications, very strong publications, or even more, 5-6 publications, that would be pretty much sufficient to demonstrate you have the capability, you have all those research skills that are needed to undergo with a research degree or a degree like PhD. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि मैंने एमफिल किया 2015 में और उसके बाद से मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, और
मेरी कोई पब्लिकेशन भी नहीं है और मैं फंडेड पीएचडी चाह रही हूँ और क्योंकि और मेरी जो है साइकोलॉजी में था एमफिल, तो अब क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? मतलब गैप है तो वो उस गैप को कैसे एड्रेस करेंगी वहाँ की यूनिवर्सिटीज, और मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये लोग जो कैरियर गैप्स हैं उनको इतना बुरी तरह नहीं देखते जितना हमारे लोग देखते हैं, राइट? सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इवन इफ यू हैव कैरियर गैप्स, इधर आप बहुत सारी पोजीशंस ऐसी देखेंगे, ये देखेंगी जिनमें प्रेफर किया जा रहा होता है कि जो लोग गैप्स के बाद आ रहे हैं, खास तौर पे जो लड़कियां गैप के बाद आ रही होती हैं, उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, ठीक है? और उनकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती हैं इवन। सो इट डिपेंड्स कि कैरियर गैप किस तरह का है ऑब्वियसली, और मतलब किस तरह उसको कवर किया जा सकता है। डेफिनेटली यू कुड डू दैट, बट उसमें यह है कि कुछ पब्लिकेशंस, कुछ एफर्ट आपकी तरफ से करना होगी अगर आप इफ यू आर रियली कमिटेड। उसमें फिर पब्लिकेशंस जो है, अगर आपकी एक दो पब्लिकेशंस जो है वो सपोर्टिंग होंगी आपकी एप्लीकेशन के लिए, बट यू कुड डेफिनेटली डू दैट, और दे डोंट माइंड इट कि भी एक बंदा कैरियर गैप के साथ है, as long as he is demonstrating कि जी आपके पास रिसर्च पोटेंशियल है, you can do that। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वन बाय वन, इमरान फर्स्ट। ओके, यस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इमरान बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना था, मेरा जो है ना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है एमफिल का, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ मैं, तो मुझे थीसिस यूज करना चाहिए या फिर कोर्स वर्क चूज करूँ? मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे क्लास फेलो जो है उन्होंने कोर्स वर्क चूज किया और वो कह रहे थे काफी जगह पे पीएचडी बगैर थीसिस के वो जो है ना। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, ओके, आई एम रिस्पोंडिंग। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स who have yet the option, they have not yet completed their MS, और वो सोच रहे हैं कि किसके साथ करें। Be very clear in that if you have plans to go for a PhD or PhD from abroad, you should definitely go for a thesis। आप जो कोर्स वर्क ऑप्शन है वो आपको आसान लगता है, वो एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, फाइन, यू कैन डू एन एमफिल डिग्री, बट पीएचडी हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं बाद में, जब आप डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते अपने रिसर्च पोटेंशियल को। या तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी पब्लिकेशन इतनी अच्छी हो, आपकी जो प्रोफाइल है वो आप उसे बड़े अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट कर सकें, तो दैट इज प्रीटी मच फाइन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग थीसिस को छोड़ के कोर्स वर्क के ऑफर ले रहे होते हैं, दे आर नॉट गुड विद द रिसर्च। So if you are not good with the research and you feel कि बस MPhil किसी तरह हो जाए, that's fine, तो you can go for a coursework। But if you are looking for a PhD or especially PhD abroad, you would definitely go for a thesis option। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको ये पूछना था कि मेरा एमफिल अभी रिसेंटली हुआ है ना विद लो जीपीए है उसमें थोड़ा सा, तो उसमें आपसे ये पूछना था कि क्या लो जीपीए के साथ हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के माइंड में आता है। अब ये लो जीपीए भी एक रेलेवेंट टर्म है, कितना लो कितना हाई, बट अगर आपका स्कोर नहीं भी अच्छा तो आप रिसर्च में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। आप इफ यू डिडंट डू वेल इन द कोर्स वर्क, सो आप हो सकता है आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो, आपने कोई कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, कुछ अच्छा पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, ये करने का मूड हो, कुछ अच्छा काम कर लिया हो, तो पीएचडी एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें लोग ये इतना ज्यादा नहीं देखते। ऑब्वियसली देखा जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर लेट्स से पब्लिकेशन का स्कोर भी है और दूसरा भी स्कोर है आपके प्रोफाइल का भी, जो आपके क्रीडेंशियल्स हैं उनका भी। तो क्रीडेंशियल्स में अगर आप थोड़ा सा कम स्कोर भी ले लें, पब्लिकेशन में अगर आपका स्कोर अच्छा हो तो ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा ना रैंकिंग में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये पूछना था कि ये जो इस कंसल्टेंसी के ये जो आपकी फर्म है, ये कितना चार्ज करेगी एक बंदे से? अच्छा, बेसिकली एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरी फर्म नहीं है,
बेसिकली ये अलग से हैं और इसके बारे में यही बता सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट देम और कि ये क्या करेंगे, बट ये है कि हम जिस तरह से वी हैव जॉइंट हैंड विद देम और जो जो मतलब इनके पास एप्लीकेंट्स होंगे हम थॉरोली उनको जो है वो 1-to-1 जो है वो ये दे रहे होंगे, काउंसलिंग दे रहे होंगे, इसके ऊपर 1-to-1 सेशंस कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस हद तक मैटर करता है इस पीएचडी के अंदर? अच्छा जी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैटर करता है अगर वो रेलेवेंट हो। ये अब लेट से एक बंदा है वो बिल्कुल फ्रेश है और उसके भी उतने ही चांसेस हैं पीएचडी एक लेने के पोजीशन फंडेड जितने एक एक्सपीरियंस बंदे के हैं। एक्सपीरियंस से मुराद एक बंदा है वो 5 साल उसने किसी डोमेन के अंदर काम किया है, लेकिन वो डोमेन अगर तो रिसर्च रेलेवेंट है तो उसके चांसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। लेकिन अगर वो उसकी जो काम है दैट इज समथिंग एल्स नॉट रिलेटेड टू द रिसर्च इज गोइंग टू अंडरटेक, तो वो इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है उसके लिए। तो आई हैव विटनेस्ड पीपल फ्रेश ग्रेजुएट्स गेटिंग फंडेड पीएचडीज, सो ये कोई ऐसा इसमें जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो गैप के दौरान काउंट होगा या स्टडीज के दौरान भी काउंट हो सकता है? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ये डिग्री के दौरान भी काउंट हो सकता है या फिर उसके लिए वो डिग्री का गैप होना जरूरी होता है? अच्छा नहीं, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। यूजुअली इधर ये समझा जाता है कि जो आपकी डिग्री ड्यूरेशन है ना वो उसमें फुल टाइम जॉब आप नहीं कर सकते। सो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है और जो लाइक जो गैप्स हैं वो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है। बट ये कोई मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रिसर्च असिस्टेंट है ड्यूरिंग हिज मास्टर्स दैट इज फाइन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज एक एक करके पहले ये जो शकील दानिश जी शकील साहब आप पहले। Assalamu alaikum sir, this is Shakil Danish from Gujranwala. I have recently completed my MPhil in education with thesis. So now I'm looking for PhD out of Pakistan. Which country will be better for me to get admission, and minimum amount that I should have for this type of degree, please? अच्छा जी, पहला आपका क्वेश्चन ये है कि जी आप बाहर से करना चाहते हैं, कहाँ से करें? जी सर। ये आपका अच्छा डिसीजन है कि आप बाहर से करना चाहते हैं। अच्छा फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग कि जी पाकिस्तान की पीएचडी कोई बुरी होती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बट द एक्सपोजर, द रियल रिसर्च एक्सपोजर यू गेट अब्रॉड, it is impractical to get in like Pakistan में infeasible I would say to get in Pakistan because आपके पास research facilities उस तरह से नहीं है। So that's why I always encourage students कि भाई आपने अगर PhD करने का सोच ही लिया है और अगर आप if you have committed कि आपने ये करना है और आपने जिंदगी के 3-4 साल लगाने हैं तो आप why not trying abroad, किसी अच्छी जगह से करें, उसका that is worth going। आपको जो उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द वन यू हैव डन इन पाकिस्तान। सो एक तो ये बात कि आपको जरूर बाहर से करनी चाहिए। किस कंट्री से करनी चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस वी कैन डिस्कस फर्दर। अक्रॉस द यूरोप यू कैन डू इट, इटली, स्पेन। एजुकेशन के अंदर तो ये ठीक है। अच्छा सेकंड आपका पार्ट ये कि कितने पैसे होने चाहिए। अच्छा इसमें अगर तो आपको फुली फंडेड मिल जाती है तो आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes. तो फुली फंडेड के लिए लेट से अगर आप थारोली जो है वो ये सारा करते हैं, जैसे हम प्रिपेयर करवाएंगे हर चीज, तो अगर फुली फंडेड हम हासिल कर सकते हैं उसमें, तो फिर तो आपके पैसे जो हैं वो लिटरली कोई भी नहीं लगेंगे, जीरो पैसे हैं। अगर आप लेट से उसके ऊपर नहीं जाते, पैसे वाली पीएचडी के यूके में कोई ऑप्शन लेते हैं या किसी और जगह पे लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसकी फीस भी है यूनिवर्सिटी की और उधर के लिविंग एक्सपेंस भी है। That could be around obviously. Yes, sir. अगर यूनिवर्सिटी फी की बात की जाए तो लेट से यूके के अंदर 15 से 20 हजार इंटरनेशनल स्टूडेंट की फी है पारी है। तो अब उसके ऊपर अगर इफ यू गेट सम स्कॉलरशिप, वो अगर आपको 10,000 पाउंड भी पे करना पड़े तो दैट इज ह्यूज। और 10,000 पाउंड प्लस द लिविंग इज लाइक फॉर अ सिंगल पर्सन इन यूके इट कुड बी 600 or something, 600-700. So okay sir, one thing I would like to add. Yes sir.
Yes, sir. One thing more I want to add into this conversation, that I have got 3.85 CGP out of 4 and 4 CGPA in my thesis. Will it be a supporting thing for me? अच्छा, रिसर्च जैसे मैंने पहले पार्शियली इसको रिस्पॉन्स किया है कि रिसर्च डिग्री के अंदर आपके स्कोर इतना मैटर नहीं करते, आपकी रिसर्च प्रोफाइल और रिसर्च इंटेंशंस, रिसर्च स्किल्स, रिसर्च कंट्रीब्यूशंस ये मैटर करते। तो ऑब्वियसली एक एज है, लेट से जो वो वाला पोर्शन है जिसके अंदर जो मेरिट बन रहा होगा, तो आपके जो क्रेडेंशियल्स के स्कोर हैं, यू वुड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पब्लिकेशंस का पोर्शन है उसके अंदर इफ यू डोंट डू वेल, आपका स्कोर जो है वो रिलेटिवली नीचे आ जाएगा। सो वो आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता जितनी देर आप पब्लिकेशंस में अच्छी दें। हेलो, थैंक यू सो मच सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये खातून है, एक फीमेल है, ये बोलना चाह रही है काफी देर से, प्लीज ये पहले बात कर लें। थैंक यू सर। एक्चुअली क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें पहले किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए, लाइक कॉमनवेल्थ होता है या फुल ब्राइट, समथिंग लाइक दैट, या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कांटेक्ट कीजिए, ये बता दें सर। अच्छा, मैं ये एक लंबी बहस है, बहरहाल मैं इसको बड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज में ना डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट मॉडल है। तो लाइक अगर हम इटली स्पेन पे फोकस करते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा प्रोफेसर नहीं होता यूजुअली, ठीक है। अगर हमारे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अच्छे कर लिए हैं तो हम स्ट्रेट अवे जो है वो उस पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने कॉमनवेल्थ की बात की, यूजुअली यूके की यूनिवर्सिटीज कॉमनवेल्थ के साथ ज्यादा करती हैं, तो उसके साथ आप आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनकी रिक्वायरमेंट एचएससी की क्या है, बट मेरा ख्याल ये है कि एडमिशन मांगते हैं वो उस यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर आपको बोलेगा जी आप अप्लाई करें, फिर जो ग्रेजुएट एडमिशन कमेटी है वो आपको एडमिशन अप्रूव करेगी, उसके बाद देन यू कैन गो ऑन। सर कैन आई आस्क? जी श्योर। अच्छा सर, मैंने रिसेंटली एमफिल किया है एजुकेशन में, और मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए टीचर फ्रॉम 2017। थीसिस भी मेरा रिलेटेड टू मतलब माय जॉब एक्सपीरियंस ही है, तो मुझे काइंडली ये बता दें, बट मेरी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है। और मुझे काइंडली ये बता दें कि रिसर्च पब्लिकेशन, जैसे कि आपने बताया, मोर और लेस इट्स मैंडेटरी, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कितनी रिसर्च पब्लिकेशन होगी एटलीस्ट, और कितना इसमें टाइम पीरियड लगेगा, और विदाउट रिसर्च पब्लिकेशन चांसेस, एंड टॉप ऑफ दैट अगर मैं इसमें आइल्ट्स का क्या रूल है, अगर तो आइल्ट्स करते हैं तो भी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की, या अदरवाइज अगर कर भी लेते हैं तो। या थैंक यू। I got your question. First thing first, सबसे पहले आपने पूछा कि जी अगर मैं ये पब्लिकेशंस के बारे में, अच्छा जी देखें, पब्लिकेशंस जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, दे मैटर अ लॉट, बट ऐसे लोगों को मैंने देखा है ऑफर होते हुए जिनके पास पब्लिकेशंस नहीं थी या बहुत कम थी, मतलब कम से मुराद एक दो पब्लिकेशन, कोई एक पब्लिकेशन के साथ भी इवन यू कैन अप्लाई। अब वो पब्लिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो टाइम कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट अगर आप किसी अच्छे Q1 जर्नल के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली इट माइट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वालिटी और द क्वालिटी ऑफ द वर्क यू हैव अंडरगॉन, राइट। सो अगर आपका अच्छी क्वालिटी का काम है और आप किसी अपने फील्ड के एक्सपर्ट को जो है ना उससे कंसल्ट कर सकते हैं, आप यू कैन गो टू सम गुड जर्नल, तो उस पे 5-6 महीने से लेके 1 साल तक भी लग जाता है। बट इफ यू गो टू अ कॉन्फ्रेंस और कोई इस तरह के इवेंट्स में आप पब्लिश करें, दैट इज आल्सो वर्थ कंसीडरिंग फॉर द कमेटी। अगर IEEE की कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस है, बट वो क्विकली हो सकता है, या फिर आप कोई रेलेवेंट स्पेशल इश्यूज जो होते हैं जर्नल्स के वो टारगेट करें तो सम टाइम वो जरा ज्यादा क्विकर होते हैं, लाइक यू कैन गेट पब्लिकेशन इन कपल ऑफ मंथ्स और सो मतलब आप ये सजेस्ट करते हैं कि पब्लिकेशन करवा लेनी चाहिए रादर देन अप्लाइंग विदाउट पब्लिकेशन?
अगर आपके पास जितनी देर नहीं है उतनी देर आपको विदाउट पब्लिकेशन यू शुड कीप ऑन अप्लाइंग, यू शुड रिफ्रेन यू फ्रॉम अप्लाइंग, बट यू शुड फोकस ऑन, आई मीन इसके ऊपर आप काम करते हैं, ये ना हो कि आप छोड़ के बैठ के मैं इसके बगैर ही करूंगा. वंस यू हैव पब्लिकेशन, you just include the publication and you keep applying. Okay, crux is this: at least 1 or 2 publication in journals or some kind of conference, Yeah, as you said. couple of publications are good. And lastly, about my second question is about the IELTS. IELTS का मैंने कवर कर दिया है. I don't know आपने उसे सुना है कि नहीं. Not a mandatory requirement, but if you have, it's good. Thanks for all. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, बोले प्लीज. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, मैं जॉब भी करता हूँ. अब मैं फंडेड पीएचडी करना चाह रहा हूँ यूरोप से, लेकिन चूंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब कमिटमेंट की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है. अब आपको पता है कि फंडेड पीआईडी के लिए हमें काफ़ी सारी एफर्ट करनी पड़ती है. जैसे हमने बताया कि यूनिवर्सिटी की साइट्स पे जाके कॉल को ढूंढना पड़ता है, प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ता है. अभी सारे प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए. तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ ऑल जो है हम सारे लोग आपके मास्टर में जॉब कर रहे होते हैं. तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या ये जो आपकी कंसल्टेंसी है ये मेरे लिए ऐसा जो मेरी पोजीशन जो मैं चाह रहा हूँ एक फुली फंडेड, क्या आपकी कंसल्टेंसी मेरे लिए एक ऐसी पोजीशन ढूंढे, वहाँ पे एप्लीकेशन डाले मेरे बिहाफ पे, जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है मेरी तरफ से, लाइक मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा. और जैसे आपने बताया कि एक सीवी बनाना एक बड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या ये जो कंसल्टेंसी फर्म है ये मेरे लिए मेरे बिहाफ पे ऐसी सीवी बनाने की भी सर्विसेज देगी, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने की भी सर्विसेज देगी, और फिर जो मेरा सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ये फर्म कर रही हो जो आपकी कंसल्टेंसी ले रही है. तो जब मेरी सिलेक्शन होती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, तो मुझे नोटिफाई कर दिया जाए और मुझे आपकी कोचिंग मिले कि जी मैं अगले स्टेज पे आ गया और अब मुझे क्या प्रिपेयर करना है. क्या ये सारा प्रोसेस मुझे प्रोवाइड कर सकती है आपकी कंसल्टेंसी? थैंक यू सर. अच्छा अब इसमें कोचिंग तो फिर बाकी नहीं रह जाती. आई थिंक कोचिंग तो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया जा रहा है और आप जो है वो कर रहे हैं जिस तरह बताया जा रहा है. दिस इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग. तो आई डोंट नो, यू कैन कांटेक्ट विद देम कि अगर वो किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, आई डोंट नो अबाउट योर एक्सपर्टीज और योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है. और उसमें ये है कि अगर ये हो सकता है कि आप अगर एक मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम हमें देते रहें, इनके साथ ऑब्वियसली वो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, और अपनी फील्ड को डिस्कस करने की ज़रूरत है, अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करने की ज़रूरत है, और फिर ये उस फील्ड के एक्सपर्ट अगर हमारे पास कोई हो तो उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं इसके ऊपर कि वो हाउ दे कैन हेल्प यू विद दिस, राइट. ओके, थैंक यू सर. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन, मैंने एमएससीएस किया हुआ है कॉमसर इस्लामाबाद से. मेरे पास 12th कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन है और एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की पब्लिकेशन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि यूरोप में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लैब्स होती हैं जिनमें प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है ऑलरेडी. उन लैब्स में जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, मैं उन प्रोजेक्ट में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ उनको, क्योंकि दे डोंट नीड प्रपोजल. वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पे पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं एज अ पीएचडी के लिए. तो मैं पीएचडी का जो प्रपोजल है इससे थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बनाए हुई स्ट्रेटेजी अपने प्रपोजल पे ना जाऊँ, अपनी प्रॉब्लम को लेके ना जाऊँ, उन्हीं की ऑलरेडी प्रॉब्लम पे काम जाके करूँ. तो इसमें थोड़ा गाइड कर दें. अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर कर लें कि जो प्रपोजल होता है ना, इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आपने उसी के ऊपर जाके काम करना है. इट इज जस्ट टू गेज कि आपका पोटेंशियल क्या है, उस डोमेन के अंदर आपका नॉलेज क्या है, हाउ डू यू प्रेजेंट, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है और जो प्रॉब्लम है वो कितनी वैलिड प्रॉब्लम है, उसकी जो वैलिडेशन है और मेथोडोलॉजी दैट यू आर प्रपोजिंग इज
pretty much fine. उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो रैंक करना चाहते हैं. बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ देयर रैंकिंग क्राइटेरिया कि जी आपने प्रपोजल कितना अच्छा दिया है. लाइक इन कंट्रीज में लाइक इटली है, स्पेन है, पोलैंड है, हंगरी है, ब्ला ब्ला. अच्छा, अब जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनके ऊपर मैं जाऊं कि मैं प्रपोजल ना बनाऊं. अच्छा, उसमें दो चीजें हैं. एक तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आप प्रोजेक्ट्स फंडेड जो है वो होते हैं. ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी हाई इन नंबर्स, बट प्रोजेक्ट्स हैं. आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके जो है वो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ देम कि भी मेरी डोमेन का कोई प्रोजेक्ट जो है वो आया है या नहीं आया. तो वंस यू सी कि भाई ये एक पीएचडी का प्रोजेक्ट है, उन्होंने क्या रिक्वायर किया. सम टाइम ये होता है कि जी वो प्रोजेक्ट तो होता है, वो प्रोजेक्ट की डिटेल भी देते हैं, लेकिन दे इवन देन आस्क कि भी आप एक प्रपोजल लिखें इसके ऊपर. आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो देन इवन देन यू नीड टू राइट अ प्रपोजल. सो बेटर टू राइट अ प्रपोजल, दैट वुड हेल्प यू आउट विद योर एप्लीकेशन. और उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्रॉड हो जाएंगी कि आप ये जो आसान हदफ है जिन कंट्रीज में इनके अंदर टारगेट कर सकते हैं. जी, थैंक यू सर. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम तैयब जी, मोहम्मद समील है. जी, एक एक करके. तैयब साहब पहले बोल रहे हैं. हेलो. जी जी, तैयब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही. देयर आर सम अब आ रही है सर आपको? जी, अब ठीक है. जी. अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मैं भी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ. बेसिकली मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. मैं रिसेंटली अभी अपना एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कंप्लीट किया, जिसमें मेरा 4 आउट ऑफ 4 CGPA है, और मैं एक पब्लिकेशन दी है इम्पैक्ट फैक्टर में 2.29 जर्नल. तो मैंने ऐसा सुना है कि हमारी फील्ड में नॉर्मली कंपटीशन काफ़ी हाई होता है जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी. तो बाय यकीनन मज़ीद हाई होगा क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपटीशन है इस चीज़ को लेकर. तो क्या मज़ीद मुझे पब्लिकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, पहली बात. और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरा बिल्कुल इंटरमीडिएट है ना, बेसिकली उसमें मेरे मार्क्स की परसेंटेज बहुत कम है, और बैचलर में भी. राइट. एमकॉम और एमफिल में मेरे अच्छे रही है पोजीशन, जिसमें मैं जीपीए भी मैं आपको जैसे कि बताया एमएस में अच्छा, एमकॉम में भी 3.75 है आउट ऑफ 4. तो इस हवाले से आप कैसा देखते हैं कि आगे पीएचडी के लिए मजीद मुझे कितना काम करना होगा, या तो पब्लिकेशन के लिए या फिर डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए? How many number of publications do you have, you said? एक पब्लिकेशन है मेरी इम्पैक्ट फैक्टर में 2.29, अच्छा, जो मैं थीसिस की पब्लिकेशन थी. बाकी कोर्स वर्क में मैंने एक पब्लिकेशन की थी, लेकिन वो एक जेड कैटेगरी जर्नल की थी, तो इसलिए वो मेरे ख्याल से इतनी वैलिड नहीं है. they don't know about XYZ, right? If you're applying abroad, they would simply consider it a publication, a conference publication or a journal publication, right? So if you have a couple of publications, you're good to apply. और secondly, second part क्या था आपका क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट में ये था कि मैं इंटरमीडिएट में एक अच्छी परसेंटेज नहीं है, बहुत लो है. उसमें कोई मसला नहीं है. एज लॉन्ग एज यू हैव गुड स्कोर इन योर रीसेंट डिग्रीज, ये चीज़ें कवर हो जाती हैं. यूजुअली दे आर प्रॉब्लमेटिक इन पाकिस्तान व्हेन यू अप्लाई इन सम लोकल यूनिवर्सिटीज और व्हेन यू अप्लाई एन HEC स्कॉलरशिप और समथिंग लाइक दिस, बट दे आर नॉट रियली इम्पोर्टेंट व्हेन यू अप्लाई अब्रॉड. सो यू आर गुड टू अप्लाई, नो इश्यूज. जी, नेक्स्ट. शुक्रिया. Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammed Samiul Haq, sir. I recently completed MPhil Agriculture with major soil science, and my research paper is under process. सर पहले मैंने अप्लाई किया था, पेपर जर्नल था मेरा प्लांट न्यूट्रिशन का ना, न्यूजीलैंड का. तो उनमें उन्होंने सजेशन दी थी, वो शेयर कर सकता हूँ सर आपके साथ? जी, क्विकली प्लीज. जी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि डेटा वेल एंड गुड है, और अगर आपका होता है ना 2 ईयर का डेटा, तो फिर हम पब्लिश कर देते हैं.
तो फिर मैंने जर्नल ऑफ बॉटनी में किया था, तो अभी वो मतलब अंडर प्रोसेस है। तो ये है मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और सर मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूके में, यूरोप में कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और उनका क्या मंथली स्टाइपेंड क्या है उनका? अच्छा, और क्या थोड़ा सा मैं जी बता चुका हूँ शायद इसके ऊपर जो लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का, मंथली स्टाइपेंड और यूनिवर्सिटीज देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, और यूरोपियन कोई भी यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लिसिटली मेंशन हियर, डोंट गो फॉर रैंकिंग एंड ऑल दैट टू मच। सर मेरा ये क्वेश्चन भी शायद आपने पहले भी कहा था कि जो यूरोप में है ना, ये हम अप्लाई करें यूनिवर्सिटी के थ्रू या हम डायरेक्टली सुपरवाइजर के से कांटेक्ट करें, ये भी शायद काइंडली मेंशन कर दें। जी, ये मैंने मेंशन कर दिया था ऑलरेडी, मैंने इस पे बात कर जी ली है। उसमें इटली स्पेन वगैरह का स्ट्रक्चर है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं, यू डोंट नीड टू कॉन्टेक्ट। बट इन यूके और इन सम यूनिवर्सिटीज वेयर दे आर ऑफरिंग प्रोजेक्ट्स, you need to first contact with the professor and then you would apply. Okay. थैंक यू सर। Next. जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वन मोर क्वेश्चन, जानना ये चाह रहा था कि रेफरेंस लेटर जो हमें प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट होता है। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज में उनकी अपनी लैंग्वेजेस में जाके पढ़ें, तो उसमें हमारे एडमिशन या पीएचडी की जो फुल स्कॉलरशिप है उसको लेने में क्या कितना जल्दी प्रोसेस हो सकता है, या कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अच्छा, रेफरेंस लेटर्स जो है दे आर नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक most of the universities they don't require reference letters. So if they require, you could simply ask, or if they require they would explicitly mention what kind of score they would get. So let's say if there is a position and they ask for it, they would definitely score it, right? So उस केस में है, बट अगर एक्सप्लिसिटली मांगे नहीं हुए हैं तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था सर? लैंग्वेज में जैसे फ्रेंच की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम वहाँ जाके, अच्छा जर्मन की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जर्मन में जाके हम पीएचडी करें उन्हीं की एक लैंग्वेज चीज में। मुझे क्लियर कर देनी चाहिए इधर, जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी यूरोपियन, अब जो प्रोग्राम वो ऑफर कर रही हैं दे आर इन इंग्लिश, right? Even if they are French universities, Italian universities, Spanish universities, they have started offering in English, but still obviously मतलब they people are still reluctant, वो अंग्रेजी पे बहुत ज्यादा आना नहीं चाह रहे हो या वो अभी इतनी अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। So if you go join there, you would face some issues where for instance you join a course, और course जो है वो इटालियन में, ये फ्रेंच में, ये स्पेनिश में है, ठीक है। So it's pretty much it, but मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और you can cope with it with the passage of time, but probability obviously high होती है। जो इन कंट्रीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं with a very good application material, probability is quite high। और एक इम्पॉर्टेंट इधर ये बात है कि उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी जितनी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो गुमनाम होगी। ये बात ध्यान में रखें। पीपल गो फॉर हाई रैंक यूनिवर्सिटीज एंड दे इग्नोर सम इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटीज जो कि रैंकिंग में कोई बहुत अच्छी नहीं है मिसाल के तौर पे, बट दे आर गुड, दे आर ऑफरिंग स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट, सो व्हाई नॉट कंसीडरिंग देम। ये थैंक यू सर। जी hello sir, I'm Sajid Ali from Maltan. I've completed my master degree in management sciences. The first question is that whether if I opt for Doctor of Business Administration, how useful will it be? And the other thing is that master in management sciences I've completed from Abbasian University, Peshawar. I've received distinction in my master degree by securing a 3.9 CGPA. So will it be any good point for me? And other thing is that I completed my bachelor degree from Agriculture University, Peshawar, and the CGPA is 3.41. Likely, I think it's 77%. So I don't have
any publication yet. My two publications, they are recently. I would consider it as not yet completed because the are still remaining on my part. So they are likely to be published within 2 months. So Please answer your question. What is your question actually? Just to so be yeah. So the first question, whether I opt DBA or any other, and the second question is that which country, whether may I opt self-finance, if I opt self-finance for Portuguese university, so how much will it be possible for me to sustain myself there? Acha ji. First of all, why not? You can go for a DBA, no issues with it. There, I don't see any issues. But the thing that you have mentioned is you have no publication. You need to publish somewhere. It is important. If you have done your master's with the thesis option, you could extract a thesis, extract a publication from your thesis, and you could publish it, right? So it would dramatically increase your chances of getting accepted in a fully funded scholarship, right? So you could apply, for instance, like we have mentioned, in Italy, Spain, France region, you could get a fully funded. And I would say it's not really a wise decision to go for with the self-finance, because PhD is not a conventional program, right? So you cannot cope with it. For that duration of your stay, you would be spending a lot of money from your own. So it is not considered a sustainable approach, I would say, to join this kind of program. So better to improve your profile a little bit and focus on your fully funded scholarship. Sir, I have recently just applied for IELTS test. I think it's that's fine. They have sent me the email on 19. There's my speaking test, and also on 20. That's not very much important. Okay, if you have the good scores, it's good. It contributes a little, but it's not a mandatory requirement. Thank you. Okay, thank you, sir. जी, anyone else? अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़ीद करना चाहता हूँ। तैयब जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बेसिकली सिंगल चाइल्ड हूँ ना अपने पेरेंट्स का, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्कॉलरशिप पे बाहर PhD करने जाता हूँ तो मैं अपनी वालदा को साथ ले जाऊँ। Is it possible? Definitely, why not? Point to consider it. It takes some time. It is not the case that instantly you get accepted with a fully funded scholarship and you would apply for a visa and you can apply for your mother as well, right? You would need some time. You would try to take your visa first. And then it takes some time to complete all the process and requirements, and then you can definitely sponsor it. अच्छा सर, ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जो है वो पहले डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसके बाद भी स्कॉलरशिप तलाश करनी है, या फिर इसका क्या प्रोसेस होता है बेसिकली? No, it's not the case. Actually, अगर तो आप UK वगैरह में कर रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। दो, स्कॉलरशिप और एडमिशन आर टू डिफरेंट सेपरेट थिंग्स, राइट? बट जिस की हम बात कर रहे हैं इधर, वो इस वक्त बाकी कंट्रीज हैं, ये जो सेंट्रलाइज्ड जिनकी प्रोसेसिंग है, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह, राइट? सो इनके अंदर ये दो चीजें नहीं है। एडमिशन जो है वो बेसिकली फुली फंडेड होता है, या वो पार्शियली के भी आपको ट्यूशन फी वेवर है और एडमिशन ऑफर है। तो इसकी एप्लीकेशन फी भी होती है कोई इनकी? जी डेफिनेटली उनकी एप्लीकेशन फीस होती है थोड़ी बहुत, नॉट वेरी हाई फीस, आई थिंक अराउंड 50 to 80 euros और in some cases 100 euros, but they can guide you better, Irfan साहब, because they have better experience in doing. अच्छा, ये फ्रांस, इटली, स्पेन, इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये सेटअप है? अच्छा, ये सेटअप जो है यूजुअली इन ही कंट्रीज में है, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं या ऊपर सेंट्रल यूरोप में भी इवन they have different processes, right? तो ये countries जो हैं इससे what I have presumed is likelihood of getting a fully funded PhD is fairly high.
So I would recommend all to focus on those because ये आसान टारगेट है, तो आसान टारगेट को पहले ट्राई करना चाहिए मुश्किल की निस्बत, because I have seen, I have heard people saying कि भी बहुत सारा जो है ना हमने प्रोफेसर्स को ईमेल लिखी और if we write hundreds of email we don't get a response. So just to avoid all that, it's a good opportunity to focus on those studies. ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, समीउल हक माई सेल्फ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप शेयर कर रहे थे ना सीवी पीडीएफ फाइल में, तो क्या आप वो मेल कर सकते हैं या किसी? अच्छा, उसमें ये है कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली आई हैव नो राइट टू शेयर समवन सीवी बिकॉज़ अ लॉट ऑफ academicians Okay, can you related CVs send me? नहीं, but the thing is कि if you opt for this service, इसमें thoroughly जो है ना, इसमें बहुत सारे CV के मॉडल्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे और बहुत सारी जो है ना thoroughly गाइडेंस जो है वो CV के ऊपर तो हमारे इस पे काफी सारे सेशंस हैं। So if you are more interested तो आप जो है, obviously there are a lot of formats जो कि इंटरनेट पे पड़े हुए हैं अगर आप उनको देखना चाहें, but the thing is कि आपकी कैरियर के एतबार से आपकी सीवी बनाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज माइंड इट कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने सीवी कैसी बनाई है, आपकी उस तरह की होनी चाहिए। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके कैरियर के पोजीशन के एतबार से आपकी सीवी एक एम्पल सीवी है कि नहीं, उसके अंदर जो कंटेंट है जो होना चाहिए, फिर जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक ही सीवी बनाते हैं और वी कीप ऑन अप्लाइंग ऑन मल्टीपल पोजीशंस। आपको तो सर फिर यूरोप वाली जो आप कह रहे थे ना सीवी, तो फिर शायद आई थिंक वो ट्राई कर लूं मैं, वो सही रहेगा? जी, दैट इज जस्ट अ फॉर्मेट, दैट इज नथिंग। Europass is just a structure of the CV. It's not about putting your content, like they wouldn't suggest you to what to put, what to exclude, right? It's up to you, or it's a training कि आप किस तरह से अपनी CV को इतना यानी इफेक्टिवली प्रेजेंट करें कि जो आप हैं, जो आपके स्किल्स हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट हो सके एक्चुअली। बाकी उसकी फॉर्मेटिंग है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स में लोग जो है वो सीवी पसंद करते हैं, किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई है, सो यू कैन गो विद एनी वन ऑफ द फॉर्मेट, नो इश्यूज। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, I have a few more questions. Sir, my first question is एक सेकंड, इधर एक क्वेश्चन है तो मैं पहले उसको रिस्पांस कर लूं क्योंकि उन्होंने पहले से पूछा हुआ है। अच्छा जी, टेल मी अबाउट द टोटल एस्टीमेट इन द यूके यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, इधर इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि मैं इसीलिए इतना ज़्यादा यूके को प्रेफर नहीं करता हूँ कि उधर जो सिस्टम है वो जस्ट लाइक यूएस, राइट, फीस का मॉडल। तो अगर तो आपको कोई फंडेड पोजीशन ऑफर नहीं हुई, लाइक job.ac.uk पे कोई फंडेड पीएचडी पोजीशन है, लेट्स से आपकी डोमेन में आपने अप्लाई किया और आप एक्सेप्ट हो गए, तो देन यू हैव लिविंग कॉस्ट में फिर स्टाइपेंड आ जाता है कि जी कितना आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं, ये मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ हाशमी कुरैशी को, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं तो दैट इज नॉट फिजिबल। तो उसमें जो फीस है मैंने आपको बताया 10 से 15,000 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फी हो सकती है पर ईयर, और अगर फी वेवर आपको मिल जाए तो फिर भी सरवाइव करने के लिए यू नीड यूके में 600 पाउंड्स 700 पाउंड्स, डिपेंड्स के किस जगह पे हैं आप। इफ यू आर इन समवेयर इन लंदन और किसी मेन एरिया पे हैं तो इट माइट गो अ लिटिल हायर जी। और इसके अलावा है जी, हाउ कुड यू हेल्प मी प्रिपेयरिंग माय एप्लीकेशन, ये तो मैं रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। अगर आप ये इनसे रब्ता कर लें, ये आपको मजीद डिटेल दे देंगे, जिस कंसल्टेंसी वाले नंबर जो है इनके अवेलेबल है। प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको बता दिया जी। ये प्रोसीजर पूछ रहे हैं कुछ कि क्या होना चाहिए। प्रोसीजर ये है कि जी अगर तो आप सिंपली ये सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारा कोई 2 महीने पे चलेंगे ट्रेनिंग सेशंस। अब ये ट्रेनिंग सेशंस पे आप
ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है आपके सीवी का उसको देख रहे होंगे, उसके बाद आपका अप्लाई करना उसको देख रहे होंगे, उसके बाद आपका अगर इफ यू गेट एक्सेप्टेड आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका वीजा। सो ये एंड टू एंड जो है वो कर रहे होंगे। सो इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन तो आप का प्रोसेस यही है, इट वुड रिमेन द सेम। आप अप्लाई करेंगे, इफ यू आर एक्सेप्टेड, डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आप बनाएंगे सारे खुद से। तो इफ यू आर एक्सेप्टेड, the thing is, इस सर्विस की का एक और मकसद भी ये था कि बिकॉज आई हैव सीन पीपल अप्लाइंग, वो दे हैव अप्लाइड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ पोजीशंस, बट वो उस तरह से रिस्पांस नहीं होता और दे आर ऑफ द व्यू कि भाई पता नहीं क्यों हमारी एप्लीकेशन जो है इट्स ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, वी आर फेड अप विद इट, वी कीप ऑन रिसीविंग रिजेक्शन ईमेल्स। सो आई ऑलवेज आस्क कि आपको यू नीड टू revisit your documents, right? Every time you receive a rejection you need to revisit. हम सबसे एक बुरी एक आदत ये है कि जी हम अप्लाई करते हैं ना जब, तो एक ही सीवी एक ही प्रपोजल सब जगह पे डालते जाते हैं एंड देन वी कीप ऑन एक्सपेक्टिंग वेरी मच। इस तरह नहीं होता है। आपको अगर लेट्स से यू आर अप्लाइंग ऑन अ जॉब, आपको एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन को फोकस करना होता है, सो यू नीड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स कीपिंग इन व्यू ऑल दोस settled requirements, person specification, and then you can go. अच्छा जी, यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन और? अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, I have a few more questions. Sir, my first question is how much professional experience is required, or in what kind of प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेरा मतलब है कि अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो क्या ये वाला एक्सपीरियंस उसके काम आएगा? गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो कोई भी टीचिंग में या किसी यूनिवर्सिटी में, एक क्वेश्चन ये है। और काफ़ी यूनिवर्सिटियां हैं मोस्टली जो जैसे चाइनीज यूनिवर्सिटी हैं वो विदाउट एमफिल रेफर कर रही हैं पीएचडी के लिए, तो क्या वो यूनिवर्सिटी ठीक है? वो ये भी है। तो काइंडली इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। अच्छा जी, पहला आपका क्वेश्चन एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर्स इफ इट इज रेलेवेंट। सो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उधर साथ रिसर्च भी कर रहे हैं, इट वुड बी कंसीडर्ड अ पॉजिटिव। अदरवाइज एक्सपीरियंस इज बेटर, ओके, इज ऑलवेज बेटर, बट जो उसके रेलेवेंट नहीं है तो दे वुडंट कंसीडर इट वेरी मच, बट ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जी जो यूनिवर्सिटीज विदाउट थीसिस लेती हैं, I would always say कि never go into a university that is not research oriented. I really don't understand कि वो उनके क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह की वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऐसे एप्लीकेंट्स लेती हैं जिनका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता, बिकॉज PhD is a research training program, right? So for a fully funded scholarship, panelists they expect कि बंदे का जो प्रोफाइल है it should be of some value. Of some value with respect to research skills. So अगर आपका पास आपका CV research skill demonstrate नहीं कर रहा, that is usually demonstrated by good publications or good research projects as well. So आपको अच्छी जो है ना फंडिंग, fully funded opportunity जो है आपके लिए मुश्किल हो जाती है। So ये shortcuts जो है ना, इनसे बाहर आ जाए। या तो आपको पूरी स्ट्रगल करनी है PhD के लिए if you want to go, or just quit it. Don't do it. अगर आपने करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करें। सर एक और क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट कह रहे हैं या कुछ ऐसी फर्म्स कह रहे हैं जो कि ऑफर करती हैं कि हम आपका रिसर्च जो है ना वो उसको हम पब्लिश करवाएंगे IEEE पे या किसी भी तरह से, और बाहर कुछ साइट्स भी हैं जहाँ पे गोरे बैठे हुए हैं और वो ऑफर कर रहे हैं कि इतने डॉलर्स में आप अपना पेपर पब्लिश करवाएं, तो ये करना चाहिए या नहीं? नो, स्ट्रेट अवे नो, डोंट डू दैट। और ये इथिकली भी अच्छा नहीं है और लोग फ्रॉड करते हैं, इस पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिसर्च इथिक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज प्रेफर ऑन योर ओन, और अपने जो सीनियर्स हैं हमेशा उनके साथ जो है वो आप कोशिश करें कि कंसल्ट करें इन चीज़ों को, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को जो है वो कंसीडर करें। जी, थैंक यू सर। हमें जो है वो कंक्लूड करना चाहिए अब, इट्स प्रीटी मच लॉन्गर। अगर मजीद किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो हम पोस्ट कर देंगे नीचे, जो है वो पूछ सकते हैं। सो आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन एंड ज्वाइनिंग एवरीवन, और it was really a गुड अपॉर्चुनिटी
contact with you people, or if you need further questions around about the package, you could consult Irfan Sab and GIS Consultancy on their numbers. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग विद अस। बहुत टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे, लोगों के कंसर्न जो थे, आपने क्लियर किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपसे जो है ना इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी इनवाइट करेंगे और हमारे लिए ये ग्रेट ऑनर होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।